Hello everyone, welcome to the Officers IAS. Hello everyone, welcome to the Officers IAS, and today we'll be learning the chapter number 7 of Lakshmikant's polity, which is citizenship. And जैसे हमने कल लास्ट क्लास में किया था ना, आज भी वही करेंगे. पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली देखेंगे, उसके बाद लक्ष्मीकांत पॉलिटी के रेफरेंस में देखेंगे. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस देखते हैं. इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में है, तो आपको कंसेप्चुअल पता होना चाहिए, ज़्यादा ये नहीं है कि आप रट्टे मार रहे हो. ठीक है, दूसरा, ओवर द ईयर्स, ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स यूपीएससी से सिर्फ या 2 या 3 ही सवाल आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं, और वो भी कॉन्सेप्चुअल. अगर आपने थोड़ा बहुत भी रीड करा होगा, आपको पता होगा, तो यू कुड हैव आंसर्ड दैट ईजीली. ठीक है, सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ. अगर आप स्टेट सर्विसेज की बात करें तो उसमें आपको कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स पता होने चाहिए, छोटे छोटे फैक्ट्स. ठीक है, वो छोटे छोटे फैक्ट्स सिविल सर्विसेज में तो नहीं, स्टेट सर्विसेज में ज़रूर पूछते हैं. ठीक है, चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट. पहली लाइन रीड करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की एक सवाल आपका बन गया कि कौन से पार्ट में सिटीजनशिप दे रखा है. पार्ट नंबर 2. ठीक है, अब देखते हैं इसके आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. आर्टिकल नंबर 5 टू, ये देखिए 12वें से क्या स्टार्ट हो गया, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में, तो 5 to 11 यहाँ तक. तो क्या हो गया, पार्ट 2 5 to 11. ठीक है भाई, चलिए. Citizenship at the commencement of the Constitution. At the commencement of this Constitution, every person who has his domicile in the territory of India and who was born in the territory of India, or either of whose parents was born in the territory of India, or who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years, immediately preceding such commencement shall be a citizen of India. तो फर्स्ट आर्टिकल 5 में ये बात कर रहे हैं कि कमेंस, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ आपका, कि जब ये, एक सेकेंड, कि जब ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, विच वॉज 26 जनवरी 1950, तब सिटीजन्स कौन कौन हुए. जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, टेरिटरी ऑफ इंडिया में, जिनके पेरेंट्स का जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से, कमेंस होने से पहले, विच वॉज द डेट 26 जनवरी 1950, उससे 5 साल पहले से वो वहाँ पर हिंदुस्तान में रह रहे थे, नॉट लेस देन 5 ईयर्स. ठीक है, आगे बात करते हैं. राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. Notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution if he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935. In the case where such person has so migrated before the 19th day of July 1948, he has been. These are all details. You don't have to remember all this. आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से हुए. दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आर्टिकल नंबर 5, दिस एज सच इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आर्टिकल नंबर 6, rights of persons of certain migrants to Pakistan. Notwithstanding anything in Articles 5 and 6, a person who is after the 1st day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan. अब बोल रहे हैं कि भाई जब 1947 मार्च 1947 के बाद हिंदुस्तान से जो लोग ने पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए वो सिटीजन नहीं होंगे. ऑफ कोर्स भाई, माइग्रेट कर गए, अब क्यों सिटीजन होंगे, राइट. बट एज सच दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव. ठीक है, अब ये इस वाले ये भी आप भूल लो इसमें. ठीक है, तो अभी तक हमको सिर्फ आर्टिकल 5 ही इसमें जो यूज़फुल मिला एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मैं उसी से बात बता रहा हूँ, बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू डू द PhD. ठीक है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIOs. आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, कमला हैरिस के भी कॉन्टेक्स्ट में, कि शी वॉज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, that Google CEO Mr. Sundar Pichai is a person of Indian origin. Person of Indian origin होता क्या है, क्या शब्द है, इंडियन ओरिजिन, जिसका ओरिजिन इंडिया में हो, यानी कि जिसका जन्म या उसके पेरेंट्स का जन्म
हिंदुस्तान में हुआ हो, दैट बाय दैट वी मीन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो इन लोगों के क्या क्या राइट्स हैं? राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो बोल रहे हैं कि ऐसे पर्सन ऑफ इंडिया इन ओरिजिन जो हिंदुस्तान में रिसाइड नहीं कर रहे हैं, अभी हिंदुस्तान में नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस सुंदर पिचाई, तो उनको क्या राइट्स मिलेंगे? ठीक है, पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट शेल नॉट टू नॉट बी, फिर इसमें भी ये तो कॉमन सेंस है, बोल रहे हैं कि वॉलेंटरली अगर आप कोई फॉरेन स्टेट की, फॉर इंस्टेंस आई एम एन इंडियन एंड आई वॉलेंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ यूएसए, ठीक है, तो फिर आई वोंट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली। सर मैं कॉमन सेंस। Continuance of the rights of citizens. Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall subject to the provisions of any law that is not important. ये भी not important, ठीक है, ये भी not important, ये याद रखना। वन सेकेंड, कभी भूले हाले में पूछ लें तो बात अलग है, लेकिन हो सकता है पूछ लें, आई एम नॉट श्योर, आज तक तो पूछा नहीं है लेकिन शायद पूछ लें। ठीक है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन डिफाइन हुए हैं उसमें वो कौन से गवर्नमेंट एक्ट से हुए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, याद रखना, बस ऊपर ऊपर हाले हाले से याद रखना, ठीक है ना। इसको काटो, इसको काटो, आगे ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शेल डेरोगेट from the power of parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all matters relating to citizenship। तो बोल रहे हैं कि जो सिटीजनशिप के कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? पार्लियामेंट, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर मीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट मेंशन है, पार्लियामेंट विच इंक्लूड्स बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, ओ सॉरी पार्लियामेंट रूल बनाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या निकला? सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन के प्रोविजंस दे रखे थे। तो अभी हमको इसमें क्या मिला कि भाई सिटीजनशिप के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? नंबर 5 to 11 कौन से पार्ट में है? पार्ट 2 में है। कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस नहीं दे रखे हैं कि एक्वायर कैसे करेंगे सिटीजनशिप और टर्मिनेट कैसे होगी। उसमें सिर्फ इतनी बात हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट्स होने, जब कमेंट्स हुआ विच वॉज 26 जनवरी 1950, तो कौन कौन से लोग एलिजिबल थे हिंदुस्तान के सिटीजन्स बनने के लिए। तो दैट्स ऑल वी कैन इन्फर और वी कैन यूज़, ठीक है, फ्रॉम दी क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक सेकेंड ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, when we say we are citizens of India, when we say we are, let's say somebody says I'm a citizen of USA, somebody says I am a citizen of Britain, for instance। आजकल चल रहा है कि मिस्टर विराट कोहली, who although claims once claimed in a press conference, जब किसी ने मेंशन किया था कि I like watching Australia play, तो he was questioning the credentials of his nationalism, लेकिन now being a hypocrite, like
एवरीबडी इज, ठीक है। उसने ही इज प्लानिंग टू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ यूके, समझे। तो होता क्यों? फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, एवरी कंट्री, हर देश अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स देता है, कुछ अधिकार देता है जो औरों को नहीं मिलते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेम इज़ विद इंडिया। इंडिया भी अपने सिटीजन्स को कुछ अधिकार देता है और वो अधिकार एलियंस के पास नहीं होते। अब ये एलियंस कौन है? वो जादू नहीं है उसमें जो आता है वाली जो मूवी आई थी, कौन सी, ऋतिक रोशन की थी कोई, हाँ वो वाले एलियंस नहीं है। एलियंस मीन्स कि ऐसे जो हमारे हिंदुस्तान के सिटीज़न नहीं हैं। अब ये हो सकता है फ्रेंडली एलियंस जिनसे भारत के अच्छे रिश्ते हैं, ऐसे देश जिनके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं उनके सिटीजन्स, और एनिमी एलियंस ऐसे रिश्ते, ऐसे सिटीजन्स जो उस देश से बिलोंग करते हैं जिसके साथ भारत के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। अभी तक किसी को डिक्लेयर नहीं किया गया है कि इस देश के सिटीजन्स एनिमी एलियंस है, ठीक है। तो भाई एनिमी, अब इनको कुछ राइट्स नहीं दिए जाते। फ्रेंडली एलियन, अब जैसे सिटीजन्स और एलियंस में, सिटीजन्स को कुछ राइट होंगे, अधिकार होंगे जो एलियंस के पास नहीं होंगे। अब एलियंस के अंदर भी फ्रेंडली एलियंस के पास कुछ और अधिकार होंगे जो एनिमी एलियंस के पास नहीं होंगे। जैसे कि एनिमी एलियंस के पास आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या है भाई? याद करो, करो याद। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। For instance, let's say India declares the citizens of Pakistan as enemy aliens. सही है? Now, police comes and arrests that person. So that person cannot go to the court asking for the enforcement of his fundamental right, which is article number 22, protection against the arrest and detention. ठीक है, ये तो हो गया ये सब अधिकार का, ठीक है। अब ये कौन कौन से अधिकार हैं हम उसकी तो बात कर लें जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स को दिए जाते हैं। तो ऐसे याद करना, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। वोटिंग, वोट किस में? बोथ इन लोकसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। कंटेस्टिंग इलेक्शंस, in both parliament and state, ठीक है। और क्या क्या है कि कुछ ऑफिसेस, खासकर इंपॉर्टेंट ऑफिसेस आप होल्ड नहीं कर सकते हो। कौन कौन से हैं वो? दोज आर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, ठीक है, स्टेट्स के गवर्नर, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये जो हैं, ये जो अधिकार हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के पास होते हैं। 15, 16, 19, 29, 30, अभी हम करेंगे बाद में फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वोट डालना, इलेक्शंस को कंटेस्ट करना और कुछ ऑफिसेस, ठीक है। जैसे कि कल 29 और 30 क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है ना। और ये 16 इज़ विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन, 15 इज रिस्पेक्ट टू द 16 is with respect to the public employment, 15 is with respect to the education as such, ठीक है। तो ये वाले राइट्स जो होते हैं, आप नंबर याद रखना, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। एंड वोटिंग और ये सब, कि ये वाले जो राइट्स होते हैं दोज आर एक्सक्लूसिवली फॉर द सिटीजन्स। 29 और 30 इस वजह से ध्यान रखते हैं कि भाई मिशनरी एक्टिविटीज़ हमारे हिंदुस्तान में बहुत हुई, रिलीजियस, वो क्या बोलते हैं, बाहर से क्रिश्चियन मिशनरीज आए, वो सब आए, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है ना। और 19 क्यों है? अब कारण भी तो देखो ना। 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है भाई। असेंबली, एसोसिएशन,
movement, residence and profession. Now let's learn it कि इसको नेगेटिव तरीके से याद करते हैं. सपोज अगर ये 19 वाला राइट एलियंस को दे दिया जाता, एंड एलियंस में भी फ्रेंडली एलियंस को दे दिया जाता, फ्रेंडली एलियंस जैसे कि यूएस के, और यूएस के सिटीजन्स आके अगर उनके पास आर्टिकल 19 होता, वो यहाँ पे आके स्पीचेस देते, सही है, विच वॉज अगेंस्ट द इंडियन इंटरेस्ट, वहाँ पे लाल किले पे खड़े होकर स्पीच देते, तो इट माइट हैव गॉन अगेंस्ट द इंडियन इंटरेस्ट. आपको समझ में आया? और वही अगर एक आदमी के आने की जगह पूरा एक झुंड आ जाए, 20-25 लोग आ जाएं यूएसए से, असेंबली बना लें, ठीक है, मार्च निकाल दें, ठीक है, तो कंसिडरिंग ऑल दीज, ठीक है ना. और जैसे अब ये भी है, क्या बोलते हैं, अभी सलमान रश्दी की एक जो नॉवल थी उसको उस पर से बैन लिफ्ट हुआ है, ठीक है ना. तो सलमान रश्दी पहले, since he is an alien, so he cannot go to the Supreme Court for the enforcement of the fundamental right, Article 19, because he doesn't have that right to express, समझे, right to express and speech, because writing a book is an expression. ठीक है भाई. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के एक बार पूछा गया था कि भारत में सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल है या डुअल है. डुअल मतलब सिंगल, सिंगल मतलब 1, डुअल मतलब 2. तो आंसर है भारत के अंदर सिंगल है, यूएसए में डुअल है. देखते हैं कैसे. तो भारत में ये राज्य हैं, सपोज करो दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये डिफरेंट राज्य हैं, और ये आपका यूएसए, ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये राज्य हैं, ठीक है. तो भारत में आप कोई से भी राज्य के हो, आप तमिलनाडु के हो, आप उत्तर प्रदेश के हो, आप केरल के हो, आप कर्नाटक के हो, आप नॉर्थ ईस्ट आसाम के हो, आप मेघालय के हो, आप राजस्थान के हो, भारत में पूरे में एक ही सिटीजनशिप है. व्हेन वी से कि वी आर इंडियन सिटीजन्स, ठीक है. जो आजकल क्या बोलते हैं, सदर्न स्टेट में वो नहीं चलता आजकल, जस्ट टू, क्या बोलते हैं, जस्ट टू फील दैट दे आर डिफरेंट इन सम हाउ ऑल्दो दे आर नॉट, जस्ट टू, मतलब कि अपने आप को वो दिखाना कि दे आर सम हाउ डिफरेंट देन एवरीबडी. दे से कि वी आर, आई एम फ्रॉम कर्नाटक, आई एम, समझे, ये सब फालतू की बातें करते हैं, बट एक्चुअली दे आर द सिटीजन्स ऑफ, एवरीबडी इज हैज़ अ सिंगल सिटीजनशिप. बट अनलाइक इन यूएसए में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के भी सिटीजन हैं, प्लस जहाँ जिस राज्य से वो बिलोंग करते हैं, जैसे कि सपोज करो इधर ये कोई एक राज्य है, उसकी भी सिटीजनशिप मिलेगी और फेडरल गवर्नमेंट की भी मिलेगी, तो हो गई ना 2, 1 1 1 + 1 = 2, ठीक है ना, ये हो गया. और ये बात याद रखना, यूपीएससी में से पूछते हैं नहीं है, तो क्या ये चीज़, ये वाला प्रोविज़न कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? अभी हमने आर्टिकल 5 से 11 किया है, नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है ना. और दूसरा क्या है कि भारत में राष्ट्रपति बाय बर्थ, यानी कि जिसका जन्म हुआ हो, या फिर बाय नेचुरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है सिटीजनशिप जिससे एक्वायर होती है, दोनों तरीके से बन सकता है इंडिया में. वहीं पे जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति है, सपोज करिए जेफ बेजोस हैं, वो नेचुरलाइजेशन से भारत की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं, तो ही कैन स्टैंड अप फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट इन यूएसए सिर्फ बर्थ,
जिस आदमी का जन्म हुआ हो, ओनली बर्थ। ठीक है। चलिए, समझ आ गया ना। अब इस सिंगल सिटीजनशिप का वो क्या है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप हमने क्यों करी है, ये तो हम पढ़े। तो हमने सिंगल सिटीजनशिप इसलिए करी है, अमंग अदर रीजंस, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। For instance, a person residing in Tamil Nadu doesn't owe any allegiance to the state Tamil Nadu, but only to India as a nation. A person residing in Meghalaya doesn't owe any allegiance to the state Meghalaya, but only India. And same is with other states. समझ में आया? लेकिन यानी कि बेसिकली, एंड उसके अलावा क्या है, इसके इम्प्लीकेशन क्या है सिंगल सिटीजनशिप के, कि हर राज्य में, चाहे वो मेघालय से हो, तमिलनाडु से हो, राजस्थान से हो, दे हैव सर्ट सेम राइट्स एवरीवेयर। हर जगह कुछ सेम राइट्स हैं। ठीक है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ अनदर पर्सन, सिटीजन्स रेजिडेंट्स ऑफ द अदर स्टेट। जैसे आजकल चलता है ना कि हरियाणा में सिर्फ हरियाणा के लोग वो करेंगे, इधर के लोग, तमिलनाडु में सिर्फ तमिलनाडु के लोग जॉब करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे हो सकता है। ठीक है। तो हर जगह सेम राइट्स सबको मिलेंगे, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या हैं? पहले तो आर्टिकल नंबर 15 में है, जिसमें रेसिडेंस को एज अ क्वालिफिकेशन रखा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। जैसे कोई एक स्टेट है, वो बोले कि जो तमिलनाडु में रिसाइड कर रहे हैं, ओनली दोज आर एलिजिबल टू गेट सम फी कंसेशन, उनको फ़ी में थोड़ा कंसेशन मिलेगा। सेम इज विद आर्टिकल 16, रेजिडेंस इन सर्टेन पब्लिक सर्टेन ऑफिसेस कैन बी imposed एज अ क्वालिफिकेशन। फॉर इंस्टेंस, लेट्स से कि यहाँ पे जो मंदिर हैं, यहाँ सिर्फ यहीं के जो लोग हैं वही वही उसका मैनेजमेंट देखेंगे और वही उसका डे टू डे अपकीप देखेंगे। ठीक है। आर्टिकल 16 में भी रेजिडेंस कैन बी इम्पोज्ड एज अ क्वालिफिकेशन। ठीक है ना। इसके बाद आर्टिकल 19 पे आते हैं। आर्टिकल 19 दोबारा देखते हैं क्या, स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, प्रोफेशन एंड रेसिडेंस। तो इसमें जो ये है ना, मूवमेंट और रेसिडेंस, इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटीज। ठीक है ना। प्लस ऐसी कोई जगह जहाँ पे सरकार ने वो बता रखा है कि जैसे कि फॉर इंस्टेंस नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह, या फिर अंडमान एंड निकोबार में कुछ जगह हैं। ठीक है। तो उसमें फॉर इंस्टेंस आई कैन नॉट गो टू सर्टेन एरियाज इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आई कैन नॉट मेक अ होम इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आई कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट of my right saying कि I want to build a house in Andaman and Nicobar Island. Why is that? To protect the interests of scheduled tribes or any community who has a distinctive language and culture. ठीक है। For instance, the tribes in Andaman and Nicobar has a distinctive language, how they converse with each other, and what is their culture is very different from ours. So to protect their interests, it can be imposed as a restriction. ठीक है ना। आगे देखते हैं। इससे पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस था, अब याद रखना, इसमें देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं।
कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस मिला था और जो सरकार ने ख़त्म किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं किया था, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से किया था। नंबर 1, जो कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला था वो आर्टिकल नंबर 35A से मिला था, ठीक है, जो सरकार ने, और जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया था वो अंडर द आर्टिकल 370 दिया था, ठीक है। 35A उसको स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता था। स्पेशल स्टेटस में क्या था, अब मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या था, एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, वहाँ पे स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी के उसमें, ठीक है, वहाँ पे सेटलमेंट के लिए, स्टेट में सेटल होने के लिए, और स्कॉलरशिप। तो स्टेट क्या है था, डिस्क्रिमिनेट कर सकता था जम्मू एंड कश्मीर कि आप वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते बाहर के लोग। अब देखो, अब जैसे दिल्ली और कश्मीर में क्या है, दिल्ली इज़ ऑल्सो यूटी नाउ एंड जम्मू एंड कश्मीर इज़ ऑल्सो यूटी, बट देर इज़ 2 थिंग्स, क्या है, लैंड, पुलिस, ठीक है, लैंड, पुलिस, और एक और चीज़ है दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग, आई गेस इट इज़ पब्लिक ऑर्डर, लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो उसमें क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में जो इससे पहले था, यानी कि लैंड वाला जो हिस्सा था, दैट वाज, जैसे दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी है उसमें एवरीथिंग, पुलिस इज़ विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जैसे आपने कई बार प्रोटेस्ट करते हुए लोगों को देखा होगा, रेस्लर्स को देखा होगा, तो वो जो पुलिस आई थी दैट वाज नॉट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अरविंद केजरीवाल, दैट वाज ऑन द ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व्ड दैट राइट, उसने राइट रिजर्व कर रखा है कि उसके पास लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर रहेंगे, समझ में आया? लेकिन कश्मीर के केस में लैंड नहीं था, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर था, सिर्फ लैंड नहीं था, समझ में आया? चलिए भाई, आगे बढ़ा जाए। तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से आर्टिकल हमने बात कर ली, 5 to 11, और ये सब बात कर लिया, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। कौन कानून बनाएगा, हमने ये भी बात कर लिया, कौन कानून बनाएगा, पार्लियामेंट आपका कानून बनाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमको आर्टिकल नंबर 11 से क्या पता चला, आर्टिकल नंबर 11 से हमको पता चला कि पार्लियामेंट कानून बनाएगा सिटीजनशिप के एक्विजिशन और टर्मिनेशन के रिस्पेक्ट में, तो कानून बना दिया, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं एक्विजिशन की। एक्विजिशन शब्द बना है एक्वायर से, टर्मिनेशन की हम बाद में करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें 5 केसेस हैं, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब कि सरकार ने कोई टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट किया। फॉर इंस्टेंस, इनिशियली दादरा एंड नगर हवेली, in 1954, गोवा, दमन एंड दीव in 1961, ठीक है, पुडुचेरी in 1954, ठीक है। तो सरकार उनके फिर तुरंत एक कानून लेके आते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सिटीजन्स लोग एलिजिबल हैं टू बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज डन। नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम बर्थ और डिसेंट देखते हैं, ठीक है। अब देखो, बर्थ और डिसेंट, इस
इसमें आप डेट्स वैसे आप याद मत रखना चाहो तो रख लो। बर्थ और डिसेंट में क्या, बर्थ आपका हिंदुस्तान में ही हुआ है, दिस इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यू आर बॉर्न इन इंडिया इटसेल्फ, इन सम हॉस्पिटल और कोई भी कहीं भी जगह हिंदुस्तान की ज़मीन पर, हिंदुस्तान की सरजमी पर आपका जन्म हुआ है। डिसेंट में क्या है, बर्थ आउटसाइड इंडिया, हिंदुस्तान की सरजमी के बाहर। ठीक है, अब इसमें कुछ डेट्स हैं। डेट्स क्या क्या हैं, 1950 से 1987, ठीक है, 1987 से 2004, ठीक है, और उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन 2004 के बाद। इसमें क्या है, डिसेंट में 1950 से 1992, 1992 से 2004 और 2004 के बाद। ठीक है, ये डेट्स एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब याद रखना, बाय बर्थ ले सकते हैं, बाय डिसेंट ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, बर्थ में आदमी का जन्म हिंदुस्तान में होना चाहिए, डिसेंट में इट इज़ बॉर्न आउटसाइड इंडिया। ठीक है ना। इसमें क्या है, 1950 से 1987, यू रिमेंबर, आपको ये बिल्कुल इनिशियल ईयर्स थे हिंदुस्तान के आज़ाद होने के लिए, तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं थे, समझे। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि जो आपके माता पिता थे ना, दैट वाज नॉट नेसेसरी कि वो भी हिंदुस्तान के सिटीजन्स हों, आप समझे। टू नेपालीज कैन ऑल्सो कुड हैव कम इन इंडिया बिटवीन 1950 टू 1987। बच्चे का जन्म कराते और बच्चे का सिटीज़न हो जाता भारत का, अगर उसका जन्म भारत में हो रहा है। इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर द पेरेंट्स टू बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया बिटवीन 1950 टू 1987। उसके साथ क्या हुआ कि सपोज करो दिस इज़ द इंडिया का जो बॉर्डर है बांग्लादेश से लगता है, तो क्या करेंगे, जैसे बच्चे का प्रेग्नेंट 8वें महीने में होगी लेडी, और वो क्या करेंगे, दोनों क्रॉस कर जाएंगे, बच्चे का जन्म करा देंगे हिंदुस्तान में, तो सिटीज़न बनना इतना आसान था। उसके बाद क्या हुआ, नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, लॉज और स्ट्रिक्ट को लॉज को और स्ट्रिक्ट किया गया। उसमें क्या था कि माता या पिता में या तो माता सिटीजन हो या फिर पिताजी सिटीजन हो, ठीक है ना। और 2004 के बाद क्या था, एक तो ये वाली कंडीशन कि या तो दोनों ही माता और पिता दोनों इंडियन सिटीजन्स हों, और उनमें से एक लेट्स सपोज कि द मदर इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, है ना, मदर इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम जो फादर है वो बर्थ के समय, उसके जन्म के समय इलीगल माइग्रेंट नहीं है, मतलब लीगली आया है, सारे कानूनों को मानते हुए है, पासपोर्ट एक्ट को मानते हुए है, फॉरेनर्स एक्ट को मानते हुए है। ही इज़ नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आया चुपचाप, ठीक है। ये हो गया बाय बर्थ से, ठीक है। अब बाय डिसेंट जाते हैं, 1950 से 1992। इसमें क्या था, इनिशियली सिर्फ फादर को प्राइमेसी दी जाती कि अगर किसी का जन्म, लेट्स से आई वाज बोर्न इन स्विट्ज़रलैंड, although that is a dream to be born in Switzerland, but let's say I was born in Switzerland, ठीक है। वहाँ पे मेरे अगर पिताजी फादर सिटीज़न, मतलब जो मेरे पिताजी थे, अगर वो भारत के सिटीज़न थे, तो बाय डिसेंट आई विल बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। बट लेट्स रिवर्स इट, अगर मेरी मम्मी सिटीज़न होती लेकिन फादर स्विस होते, तो आई कुडंट हैव बिकम दिस सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फादर का होना ज़रूरी था, ठीक है। अब आते हैं 1992 से 2004 के बीच में। उसमें क्या था, मदर और फादर, वही बर्थ वाली कंडीशन, ठीक है ना। अब आते हैं 2004 के बाद। 2004 के बाद क्या है कि अगर सपोज करो किसी का जन्म हुआ हिंदुस्तान के बाहर, ठीक है ना, तो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आपको वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट कोई है, सपोज आई वॉज लेट्स से समबडी इज़ बॉर्न इन 2005, ठीक है, एंड ही इज़ बॉर्न आउटसाइड इंडिया, तो विद इन 1 ईयर ऑफ द पर्सनस बर्थ, उसके 1 साल के जन्म होने तक आपको
उस कंट्री के में जहाँ पर भी इंडियन कॉन्सुलेट है जो कि डिप्लोमेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है, विद इन 1 ईयर। ऑल्दो क्या बोलते हैं, अगर आपने दूसरा आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले ली तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन या फिर विद इन 1 ईयर आपको इंडियन कॉन्सुलेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या दे रखा है, आगे ये दे रखा है कि सपोज करो कोई एक इंडिविजुअल एक माइनर चाइल्ड था व्हेन जब मेरे ऐसे ही बाय डिसेंट मेरा 2005 के बाद मेरा जन्म हुआ, अभी मैं माइनर हूँ लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट मैं सिटीज़न हो गया हिंदुस्तान का। तो ये सब काम जो होगा ना, ये सब जो काम होगा ये सिर्फ मेरी 18 साल की उम्र तक रहेगा, मतलब आई विल बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया अप टिल द एज ऑफ 18। लेकिन उसके बाद अगर मैंने विद इन 6 मंथ्स, जैसे मैं 18 साल का हुआ, मैंने पार्टी शार्टी कर ली और विद इन 6 मंथ्स अगर मैंने बाहर उस कंट्री की सिटीज़नशिप को रिनाउंस नहीं किया तो मेरी जो इंडियन सिटीज़नशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो हमने ये कर लिया और अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर कराना अपने आप को, ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिकली कानून के हिसाब से कानून के हिसाब से चलते हुए जाना, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था ना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का, सपोज करो उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड दिस इज द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो एप्लीकेशन को देने से पहले, एप्लीकेशन को देने से पहले कम से कम पाँच नहीं सॉरी एक सेकेंड, कम से कम 7 साल उनको हिंदुस्तान में बिताने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देने से पहले। समझ में आया? ये तो हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का, ठीक है। नाउ लेट्स से सेम अगेन दिस इज द रजिस्ट्रेशन ऑफिस, लेकिन यहाँ पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, OCI कार्ड होल्डर। अभी हम बात करेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। अब ये कब कर सकता है बाय रजिस्ट्रेशन हिंदुस्तान की सिटीजनशिप कब ले सकता है? पहला तो इसका जो OCI कार्ड हो उसका कम से कम 5 साल हो गए हो, ठीक है, 5 साल हो गए हो, प्लस उसने एप्लीकेशन देने से पहले कम से कम 12 महीने हिंदुस्तान में बिताए हों। सर मैं 5 साल से कार्ड होल्डर है प्लस उसने 12 महीने हिंदुस्तान में बिताए हों। अब आपको सिर्फ इसमें जो मेरे को लगा सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है और कोई इम्पोर्टेंट और कुछ रजिस्ट्रेशन के अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को ये पूछा गया है सवाल सिविल स्टेट सर्विसेज में कि हाउ मेनी ईयर्स दे नीड टू स्पेंड इन इंडिया टू गेट देम रजिस्टर फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, दैट इज 7 years। फॉर द OCI कार्ड होल्डर ही हैज, उसकी कार्ड 5 साल होना चाहिए प्लस उसने 12 महीने हिंदुस्तान में बिताए हों। Let's move further by naturalization. नेचुरलाइजेशन मैंने आपको बताया था ना, हिंदुस्तान में जो राष्ट्रपति है, हिंदुस्तान में जो राष्ट्रपति है वो बाय बर्थ वाला भी बन सकता है जिसका हिंदुस्तान में जन्म हुआ हो, और बाय कोई नेचुरलाइज्ड सिटीज़न भी बन सकता है। तो अब जो जो नेचुरलाइज्ड सिटीज़न होंगे, सॉरी, तो इसका मतलब ये होगा कि दे कैन ऑल्सो बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया।
नॉट इन द केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना। तो नेचुरलाइज सिटीज़न के लिए बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है? कंडीशन तो ये है कि वो जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं नेचुरलाइजेशन के लिए, जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं नेचुरलाइजेशन के लिए, वो एक ऐसे देश से बिलोंग ना करते हों, वो एक ऐसे देश से ना बिलोंग करते हों जहाँ पे सिटीज़नशिप नेचुरलाइजेशन के द्वारा नहीं दी जाती है। फॉर इंस्टेंस लेट्स से चाइना अब के अंदर नेचुरलाइजेशन वाला प्रोविज़न नहीं है, सही है। तो वहाँ का अगर कोई शुंग शुंग आएगा हिंदुस्तान में नेचुरलाइजेशन के लिए, ठीक है, तो ही वोंट बी अलाउड, बिकॉज चाइना अलाउ नहीं करता तो हम भी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है ना। दूसरा कि सपोज़ करो कुछ कंडीशंस हैं, सपोज़ करो ये मैंने आपको बताया कि अदर कंट्री नो प्रोविज़न फॉर नेचुरलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया। अब सपोज़ करो किसी को सिटीजनशिप हिंदुस्तान की मिल गई, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, सही है। उनको दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को रिनाउंस करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। ठीक है, बिकॉज इंडिया डजंट अलाउ दी डुअल सिटीजनशिप। ठीक है। चलिए अब आगे जाते हैं। एक सेकेंड ना, ड्रिंक सम वाटर। अब मैं ये जो आपको कंडीशंस बता रहा हूँ ना भैया, ये सारी कंडीशंस मैच होनी चाहिए, सही है। नेचुरलाइजेशन के लिए सारी ये भी होनी चाहिए, जो दो तीन जितनी भी सारी बताऊंगा सारी एक साथ। इट इज़ नॉट द केस ऑफ और, दिस इज़ द केस ऑफ एंड। ठीक है। तो मैंने दूसरे देश की सिटीजनशिप को रिनाउंस करना पड़ेगा, रिनाउंस करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा क्या है कि मेरे को जब नेचुरलाइजेशन के लिए करूं तो एप्लीकेशन से पहले 12 मंथ्स मेरे को हिंदुस्तान में रिसाइड करना पड़ेगा एप्लीकेशन से पहले। ठीक है। और क्या है, ये है कि सपोज़ करो दिस इज़ द डेट जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी। ठीक है। इससे 12 महीने पहले आपने यहाँ पे रिसाइड किया। अब ये जो 12 महीने से पहले जो 14 साल है ना, दीज 14 ईयर्स, ठीक है, इन 14 सालों में से 11 साल, 14 सालों में से 11 साल या तो आपने भारत में रिसाइड किया हो, रहे हो, या फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी सर्विस में एम्प्लॉयड हो। ठीक है, ये हो गया। और क्या है, उसका कैरेक्टर गुड होना चाहिए। अब ये जो 11 साल थे ना, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2019 में, कुछ कम्युनिटीज़ के लिए, कौन कौन सी थी? हिंदूज़, बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स, क्रिश्चियंस और पारसीज। ठीक है, फ्रॉम कंट्रीज अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। उनके लिए ये कंडीशन को 11 साल को रिलैक्स करके 5 साल कर दिया था।
ठीक है, कि 14 साल में से 5 साल आप रहे हो, ठीक है ना। और क्या है नेचुरलाइजेशन के लिए, कि उनका कैरेक्टर गुड होना चाहिए। उनको जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस मैंशनड है, इससे हमको दो चीज़ पता चल गई कि लैंग्वेजेस किस में मैंशनड है, 8th शेड्यूल में। तो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस मैंशनड है उसका थोड़ा बहुत एडिक्वेट नॉलेज हो। एडिक्वेट ये नहीं बोला है कि कंप्लीट नॉलेज और प्रोफिशिएंट हो, ये बोला है कि एडुकेट, आप समझ सकें, बोल सकें थोड़ा बहुत और लिख सकें, ठीक है ना। ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है ना। आप समझ में आ गया? अब ये जो कंडीशंस है, सारी कंडीशंस जो मैंने आपको बताई कि एप्लीकेशन से पहले 12 महीने पहले रिसाइड, और 12 महीने से भी पहले 14 साल में 11 साल रिसाइड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस, ये सारी कंडीशन सरकार रिलैक्स कर सकती है अगर उन्होंने किसी इन सब चीज़ों में अपना योगदान दिया हो। सोशल सर्विस, पीस, ह्यूमन प्रोग्रेस, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, philosophy. So let's say if Salman Rushdie wants to become the naturalized citizen of India, and if the government thinks that he has done some good work in the literature, so all these provisions above can be relaxed for him, ठीक है। जैसे एक्सेप्शन, जैसे हम लोग जब नॉमिनेट भी करते हैं राज्यसभा में, ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं कि नहीं 12 मेंबर्स, तो जब वो नॉमिनेशन होता है तो उसमें भी ये सब चीज़ें होता है, टेकिंग देयर सोशल कॉन्शियसनेस एंड द वर्क दे हैव डन इन द सोशल सेक्टर, साइंस और इन सब में अपना योगदान दिया। तो सेम इज़ विथ नेचुरलाइजेशन, बिकॉज एवरी कंट्री वांट्स टू बोस्ट देयर सिटीजन्स आर डूइंग गुड। Elon Musk is from science. Elon Musk says, I want to become a citizen of India. Government of India will worship, जिसे कहते हैं ना, पैर पकड़ लेगी, आ जाओ सर, ठीक है। और आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब कुछ आसाम के कॉन्टेक्स्ट में ना, आसाम के कॉन्टेक्स्ट में एक आसाम अकॉर्ड, पहले तो आसाम के कॉन्टेक्स्ट में जैसे हम सिटीजनशिप की एनआरसी वगैरह की बात कर रहे थे, तो देयर वाज लॉट ऑफ अप्रोर इन आसाम बिकॉज लॉट ऑफ बांग्लादेशी माइग्रेंट्स क्रॉस्ड इनटू द आसाम। तो 1985 में एक आसाम अकॉर्ड हुआ, उसमें डेट्स फिक्स करी गई, ठीक है ना, ठीक है। डेट क्या क्या फिक्स करी गई कि कोई भी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIOs, ठीक है ना, जो भी आसाम के अंदर, लेट्स से दिस इज असम, अगर वो बिफोर 1966 आए हों, समझे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन से हो गए, जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ हो या जिनके पेरेंट्स का जन्म हिंदुस्तान में हुआ हो। तो बांग्लादेश सिंस इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया और 1966 से पहले सब लोग वही थे, तो दे ऑल आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एज सच बाय लॉ, तो दे आर ऑटोमेटिकली दे बिकम सिटीजन्स, ठीक है भाई, ऑटोमेटिकली दे बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, लेट्स से somebody has come post 1966 but before 1971, ठीक है ना। So let's say I've come in the year 1966 itself, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि I won't be able to become automatically the citizen of इंडिया, मैं ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं होऊंगा, ठीक है। अब पुलिस आई, पेपर, पुलिस ने बोला पेपर दिखाओ, पुलिस ने बोला पेपर दिखाओ, पेपर दिखाए। तो जिस तारीख को, जिस साल में उन्होंने पेपर दिखाए, लेट्स से सेम ईयर में 1960, लेट्स से 1967 में, अब 1966 में आए वो, और 1967 में पुलिस ने डिटेक्ट किया और पुलिस ने बोला मुझको पेपर दिखाओ। तो इस दिन ये दीज पीपल आर डिटेक्टेड एज फॉरेनर्स, दीज पीपल आर डिटेक्टेड एज फॉरेनर्स, ठीक है ना।
अब ये अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, ठीक है। तो अब से लेकर 10 साल तक, यानी कि अब से लेकर 10 साल तक, यानी कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद, द डे दे आर डिटेक्टेड एज फॉरेनर्स, द डे दे आर डिटेक्टेड एज फॉरेनर्स, 10 साल के बाद दे विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। बट हैविंग सेड दैट, ये जो पीरियड है ना, ये 10 साल का पीरियड, ऑल्दो दे वोंट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो 10 साल के बाद ही होंगे, दे विल हैव ऑल राइट्स एज द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव, एक्सेप्ट द राइट टू वोट। राइट टू वोट नहीं होगा उनके पास, ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या क्या याद रखना है। असम अकॉर्ड कब हुआ था? 1985 में हुआ था, ठीक है। और ये सब डिटेलिंग आप चाहो तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखना कि असम अकॉर्ड कब हुआ था, 1985 में हुआ था, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जो मैंने आपको कम्युनिटीज़ बताई थी, वो कब हुआ था? 2019 में हुआ था, ठीक है। उसमें डेट कौन सी फिक्स करी गई थी, ईयर कौन सा फिक्स करा गया था? 2014 से पहले, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या था? इसके अंदर जो चीज़ याद करने वाली है, उसके अंदर चीज़ याद करने वाली है कम्युनिटीज़, हिंदूज़, बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, ये कम्युनिटीज़ याद करने वाली है, ठीक है ना। और क्या है इसके अंदर, ये है कि ये इनके लिए जो रिलैक्सेशंस दी गई थी, इनको ये रिलैक्सेशन दी गई थी कि अगर आप इलीगली भी आए हो, सपोज करो समबडी फ्रॉम दीज कम्युनिटीज़ हैव एंटर्ड इनटू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश इलीगली, दे हैव वायलेटेड द टू एक्ट्स विच आर फॉरेनर्स एक्ट एंड दी पासपोर्ट एक्ट, ठीक है। तो जब भी ऐसा, जब दे विल बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट, राइट। लेकिन इन लोगों के लिए रिलैक्सेशन कर दी थी कि जो भी प्रोसीडिंग्स है, दे वोंट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है ना। तो अभी तक हमने ये सब कर लिया, राइट। मैं आपको बताता हूँ जितना कि आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से याद करने की ज़रूरत है कि सिटीज़नशिप, सिर्फ इतना पेज आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेके अभी तक आप लेके सिटीजन वो क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में रख लो, तो दैट विल बी इनफ, ठीक है। अगर मैं आपको समरी बताऊँ तो फर्स्ट, सिटीजनशिप की कहाँ से कहाँ तक बात हुई है? 5 to 11 पार्ट 2। हिंदुस्तान में सिंगल सिटीजनशिप है, यूएस में ड्यूअल है, ठीक है। राइट्स कौन कौन से होते हैं? एक्सक्लूसिव राइट्स 15, 16, 19, 29, 30, राइट टू वोट, ठीक है ना। बोथ फॉर द पार्लियामेंट एंड दी नॉट पार्लियामेंट इज नॉट द राइट वर्ड, अरे यार, लोकसभा एंड दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है ना। और क्या है? टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस, हाई ऑफिसेस लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है ना। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बर्थ और नेचुरलाइज्ड आदमी भी बन सकता है। यूएसए के केस में ओनली बर्थ, ठीक है। कानून, इसके लिए कानून कौन बनाएगा? हु इज़ एम्पावर्ड, रुको यहाँ पे लिख देता हूँ, हु इज़ एम्पावर्ड टू मेक द लॉज? द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक द लॉज। Did constitution is mentioned it? Yes, constitution is mentioned it, ठीक है ना।
और क्या है, पार्लियामेंट को पावर्स मिली, कौन सा को एक्ट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, यार बोलते बोलते ना हो जाता है, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें प्रोविजंस कौन कौन से दे रखे हैं, एक्विजिशन और टर्मिनेशन के लिए। अभी तक हमने जितने देखे वो एक्विजिशन के लिए, अभी आपको टर्मिनेशन भी कराऊंगा, ठीक है ना। अभी तक एक्विजिशन में क्या है, बर्थ, डिसेंट, बर्थ में हिंदुस्तान का जन्म, आदमी व्यक्ति का जन्म हिंदुस्तान में होना चाहिए, डिसेंट में बाहर हो सकता है, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और टेरिटरी, ये याद रखना, ठीक है भाई। अभी तक बस इतना याद रखना वो जो डिटेल्स अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, और ना रहे तो भी ठीक है। रजिस्ट्रेशन में याद रखना PIOs का कितना है, 7 years बिफोर द एप्लीकेशन, और ओवरसीज कार्ड सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का क्या है, 5 साल से कार्ड है, प्लस एप्लीकेशन मिलने से पहले 12 महीने हिंदुस्तान में बिताए हों, ठीक है ना। नेचुरलाइजेशन के लिए हाँ बस इतना याद रखना अभी तक, ठीक है ना भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखना, जितने भी आपके, अगर आपने सवाल देखे होंगे तो आधे से ज़्यादा सवाल आपके इसी से हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सिटीजनशिप का टर्मिनेशन, तो वही सेम सिटीजनशिप एक्ट 1955 ने 3 तरीके से सिटीजनशिप को टर्मिनेट के लिए बोला है कि हो सकती है। वो क्या है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और क्या है, डेप्रीवेशन, ठीक है ना। रिनंसिएशन में क्या है, रिनंसिएशन जैसे शब्द बना है रिनाउंस करना, वी मस्ट हैव हर्ड अबाउट मैनी पीपल who says कि these saints have renounced the world. Same is with renunciation here. Basically, you are renouncing the citizenship of India. You are saying, I don't want to become a citizen of India. Please जो भी डिटेल्स हैं आप करिए और मेरे को अपने रिकॉर्ड से हटाइए जो भी है। तो on renunciation, that is a voluntary act by an individual. I am doing it by myself. The central government is not initiating this termination of my citizenship. I am starting it. ठीक है ना। So suppose let's say I have a minor child. When I am this मेरी एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो as a minor child, he is also a citizen of India by the birth of by descent, और let's say birth जो भी है, he is also a citizen of India. अभी minor child, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली पूरे परिवार की भी हो जाती है, उसकी स्पाउस की भी हो जाएगी, अगर द फादर हैव रिनाउंस्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया तो स्पाउस की भी हो जाएगी। माइनर चाइल्ड की तब तक रहेगी जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। 18 साल में उसको 1 साल तक उसको समय दिया जाता है, ठीक है ना। 1 साल तक उसको समय दिया जाता है, उसमें स्पाउस, जब आदमी ने रिनाउंस किया उसके बीवी की भी हो गई, उसके बच्चे की भी हो गई, ठीक है ना। लेकिन उसको 18 साल होने के बाद उसको 1 साल का एक मौका दिया जाता है कि अगर कि आपके पास मौका है, आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। सर में रिनंसिएशन में पूरे परिवार की, ऐसा नहीं है कि माइनर चाइल्ड बच जाता है, क्या है, पूरे परिवार की सिटीजनशिप ख़त्म हो जाती है, रिनंसिएशन हो जाता है। सर में अगला क्या है, टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट। ये एक ऑटोमेटिक एक्ट है। सपोज करो आई एम एन इंडियन सिटीज़न, मैं USA गया, अच्छी जॉब, अच्छी हवा, पैकेज वगैरह सब के लिए, वहाँ पे मेरे को पसंद आया, वहीं पे किसी अच्छी सी सुंदर सी लड़की से शादी करी, USA की सिटीजनशिप मिल गई, ठीक है ना, ग्रीन कार्ड मिल गया। उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब इन दोनों केस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन विद होल्ड
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो आप एप्लीकेशन, ये टर्मिनेशन भी, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ऑफ योर सिटीजनशिप, एज वेल एज इफ़ यू हैव मेड एप्लीकेशन अंडर द रिनंसिएशन, कि आपकी एप्लीकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट विदहोल्ड कर सकती है इन केस द कंट्री द इंडियन नेशन इज एट अ वॉर विद अदर नेशन, जंग लड़ी जा रही है, ठीक है ना। डेप्रीवेशन मतलब कि डिप्राइव करना, समझे। अभी तक रिनंसिएशन में आपने खुद करा, टर्मिनेशन में ऑटोमेटिकली हो गया, डिप्रीवेशन में सरकार करती है। सरकार क्यों करेगी? जब आपने फ्रॉड से सिटीजनशिप, फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से आपने सिटीजनशिप ली हो, जैसे आपने पेपर झूठे पुठे दिखाए हैं, सपोज करो समबडी हैज कम फ्रॉम द बांग्लादेश एंड उसने झूठे पुठे पेपर दिखाए हैं, फ्रॉड से सिटीजनशिप एक्वायर करी है, तो उसकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। अगला वाला थोड़ा एम्बिगुअस है, disloyalty to the constitution of India, disloyalty to the constitution of India, this is an ambiguous say, सही है। And let's say if you, the Indian nation is at a war, let's say with China, and somebody is communicating with Chinese people, Chinese Communist Party, Chinese nationals, तो उनकी उनको सिटीजनशिप से डिप्राइव किया जा सकता है। एंड लेट्स से कि रजिस्ट्रेशन आपने सिटीजनशिप का करवा लिया, मैंने आपको बताया था ना एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, तो उसमें बाय रजिस्ट्रेशन भी था, तो आपने कि बाय रजिस्ट्रेशन करा लिया, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगले जो 5 साल है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ये बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो अगले जो 5 साल हैं, उन 5 सालों में से अगर आपको 2 साल की जेल हो जाती है, सेम इज़ विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन, कि अगर आपको 2 साल की सज़ा हो जाती है तो यू कैन नॉट फाइट इलेक्शंस, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, ठीक है। तो 5 साल में से अगर आपको 2 साल की जेल हो जाती है कहीं भी, कोई भी देश में, हिंदुस्तान में, कनाडा में, कहीं पे भी, क्या यूएस में, तो आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्या है कि मैं जो था हिंदुस्तानी, ठीक है, मैं यूएसए गया, कोई लड़की मिली नहीं, सुंदर बुंदर कोई नहीं मिली, लेकिन मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा था और मेरे को वापस आने का मन नहीं करा, मैं 7 साल वहीं बिता दिए डायरेक्ट। तो अगर मैं कोई दूसरे देश में 7 साल लगातार वहीं पे रहता रहा हूँ, तो मेरे को मेरी सिटीजनशिप से डिप्राइव किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखते हैं। बस एक ये है कि इसके बेसिस पे जो आपके डायस्पोरा से रिलेटेड जो कमेटी बैठी थी, उसका नाम क्या था, ठीक है ना। उसका नाम क्या था, उसका नाम था हाई लेवल कमेटी ऑन द इंडियन डायस्पोरा, और उसके चेयरमैन थे LM सिंघवी, ठीक है। ईयर 2000 में कमेटी बैठी थी, ठीक है। 2002 में कमेटी ने रिपोर्ट दी, ठीक है। तो इसने ये रिकमेंड करा कि जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, PIOs, उनको डुअल सिटीजनशिप दी जाए, लेकिन उन्होंने बोला कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज़ की, आप कंट्रीज़ को स्पेसिफाई कर दो कि इस देशों के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को डुअल सिटीजनशिप मिलेगी। तो इनिशियली 16 कंट्रीज़ थी, लेकिन बाद में सारी कंट्रीज़, लेकिन एक्सेप्ट द 2 कंट्रीज़ विच वर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है ना। 2015 में क्या हुआ, PIO कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड प्लस OCI जो कार्ड, ये कार्ड स्कीम थी, इसको मर्ज कर दिया गया, ठीक है ना। अभी आपके लिए इतना ही है कि पहले ओवरसीज़ जो सिटीजनशिप इंडिया का जो कार्ड होल्डर था, पहले ये दोनों स्कीम्स अलग अलग चल रही थी 2002 से 2003 से 15 के बीच में, लेकिन 15 में जाके इसको मर्ज कर दिया गया, ठीक है ना। अब आपको बाकी चीज़ें डिटेल याद रखने की, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखना कि कुछ चीज़ों में, जैसे कि जो OCI कार्ड होल्डर होते हैं उनको, जैसे कि सपोज दे कम टू इंडिया एंड दे ट्रैवल टू डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम्स, तो दे विल पे एग्जैक्टली द सेम अमाउंट एज वील पे। At the same time, they'll also pay the same tariffs in case they are traveling in India through an airplane. अगर प्लेन में इधर उधर डोमेस्टिकली ट्रैवल कर रहे हैं तो वही सेम चार्जेस देंगे, डिफरेंट बाकी, क्योंकि फॉरेन नेशनल्स के लिए अलग होता है ना, बट OCI कार्ड होल्डर के लिए वो दे हैव द पैरिटी, सही है ना, कि मतलब कि उनको सेम ही चार्जेस देने पड़ेंगे, सही है ना। एक तो ये हो गया, और उनको एक इम्पॉर्टेंट याद रखना कि मल्टीपल
मल्टीपल एंट्री, लाइफ लॉन्ग वीज़ा, जीवन भर एक से ज़्यादा बार हिंदुस्तान में आ सकते हैं। ठीक है ना। अगर ये लोग कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करेंगे, जैसे कि रिसर्च, मिशनरी, ठीक है ना, कोई ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे भारत सरकार ने प्रोहिबिशन लगा रखा है कि आप नहीं जा सकते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, तो उस केस में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उस केस में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी मैंने आपको ज़्यादा पढ़ा दिया, लेकिन एज सच दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जितना मैंने आपको बताया कि सिटीज़नशिप किस से ली जाती है, सिटीज़नशिप के लेने के तरीके क्या क्या हैं, सिटीज़नशिप को टर्मिनेट करने के तरीके क्या, कौन कौन से तरीके हैं, सिटीज़नशिप के कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट्स बनाती हैं, कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है, ये कहाँ पे मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ, आप वो करने की कोशिश करना। ठीक है ना। आपको बता दिया था ना मैंने कि OCI, अब जैसे UPPCS में 2016 में ये सवाल पूछा गया था कि OCI कार्ड होल्डर, मैंने आपको बताया ना कि पहले जो था स्पेसिफाइड कंट्रीज थी ओनली 16, लेटर इट वाज ऑल, लेकिन एक्सेप्शंस क्या थे, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। UPPCS में भी यही सवाल पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्टरिंग एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। उसमें 4 ऑप्शन थे, और उसमें एक आपका ऑप्शन था इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। UPPCS का मेंस का 2017, ठीक है, उसमें क्या था कि अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज कब करेगा, उसमें 3 ऑप्शन थे, रिनाउंसेस इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, वॉलेंटरीली एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, ठीक है, marries a citizen of another country, and criticizes the government. How will you solve this? You should see कि what is your knowledge base. My knowledge base is, सर ने मुझे पढ़ाया कि सिर्फ 3 ही चीज़ों से हो सकती है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन। तो डेप्रीवेशन में कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, सही है ना, कि जैसे आप जंग के दौरान कोई एनिमी कंट्री से कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो, ये सब चीज़ें, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिप्राइव यू, ये भी पढ़ाया नहीं था आपको मैंने, ये रहा, कहाँ गया, कि आपने डिसलॉयल्टी, अब ये क्या है, उधर क्या दे रखा था, क्रिटिसाइजेज द गवर्नमेंट, जो आपका चौथा ऑप्शन है, लेकिन मैंने क्या बोला, डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, देश से दूसरे देश से जंग चल रही हो, फ्रॉड से आपने लिया हो, पिछले 5 सालों में से आपको 2 साल जेल हो गई हो, ठीक है ना, ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर आउटसाइड इंडिया फॉर 7 years, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेरे को मेरा नॉलेज बेस यही है कि रिनंसिएशन से, टर्मिनेशन से और डेप्रीवेशन से। अब रिनाउंसेस, ये सही होगा। वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, नो, येस वी नो इट इज़, ये सेम ही बात है टर्मिनेशन का, ठीक है ना। मैरिज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, ये सर ने मुझे बताया नहीं है। क्रिटिसाइजेज द गवर्नमेंट, नहीं, ये सर ने मुझे नहीं बताया, सर ने मुझे एक ही बताया था डेप्रीवेशन में कि डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है ना। अब जैसे एक ये सिविल सर्विसेज में 2005 में पूछा गया था, और इसमें आपको काट पीट के काम हो जाता, तो उसमें 8 में आपको एक फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन में दे रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए envisages a dual policy but a single citizenship. तीसरा क्या था, a naturalized citizen can never be deprived of his citizenship, ठीक है। और इसमें ऑप्शन क्या कहते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 3, सी क्या था 3 ओनली, और 4 क्या था 1 ओनली। मेरी हैंड राइटिंग यार बड़ी गंदी आती है, उसके लिए माफ़ करना, ठीक है ना। अब देखो, अ नेचुरलाइज सिटीजन कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप, पहली बात तो यही हो गया, एब्सोलूट शब्द आ गया, नेवर बी डिप्राइव्ड। डेप्राइव्ड बना है शब्द डेप्रीवेशन से, और डेप्रीवेशन में इतने सारे क्लॉजेज हैं कि आराम से कोई भी डिप्राइव हो सकता है। सन में तो तीसरा तो बिल्कुल नहीं है, तो आपका पहले ही ये सारे हो गए। सेकंड में क्या है, लेट्स लुक एट इट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए इन्विजाजेस आर ड्यूअल पॉलिटी बट अ सिंगल सिटीजनशिप, बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान भी सिंगल सिटीजनशिप को इन्विजाज करता है, यूएसए। वी नो कि इंडिया डज इट, इंडिया इन्विजाजेस अ सिंगल सिटीजनशिप। इसमें गलती कहाँ है, पहले तो गलती ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता, समझे, ऑल्दो वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप बट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता। सेकंड, दूसरी गलती ये है कि यूएसए में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, जहाँ पे वो स्टेट में है और फेडरल गवर्नमेंट, दे हैव एलिजियंस टू बोथ, दे एंजॉय द राइट्स ऑफ बोथ, समझ में। तो 2 भी गया। ये यूपीएससी में पूछा गया था आपका 2005 में, ठीक है। अभी कोई रीसेंट, हाँ 2021 वाला सवाल करते हैं लोग। With reference to India, consider the following statements. There is only one citizenship and one domicile. दूसरा क्या है, a citizen by birth only can become the head of the state. A citizen by birth only can become the head of the state, ठीक है। A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. ऑप्शन क्या क्या थे, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3, और फोर्थ क्या था 2 and 3। चलिए
सॉल्व करते हैं, पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, मैं कर देता हूँ अभी। वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, यस। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट किसकी बात हो रही है? इनडायरेक्टली बोल रखा है प्रेसिडेंट की। आपसे इसमें देखो बस छोटा सा, आपसे इसमें थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट की जगह हेड ऑफ द स्टेट लिख दिया। बर्थ ओनली, अरे नहीं यार, सर ने बताया कि बर्थ प्लस नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी, वो तो राष्ट्र यूएसए के राष्ट्रपति, यूएस में केस है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। अगेन दिस मीन्स एब्सोल्यूट 100%। तो बिल पहला तो यही गलत हो गया। डिप्राइव्ड के लिए सर ने बहुत सारे केसेस बताए हैं, 5 साल में 2 साल की जेल हो जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा? वन ओनली। और भी बहुत सारे थे ना डिप्रीवेशन के लिए, कि आप हिंदुस्तान से बाहर वहाँ पे यूएसए में 7 साल घूम रहे हो, मज़े कर रहे हो, हिंदुस्तान नहीं आ रहे हो, ठीक है ना, फ्रॉड से आपने सिटीजनशिप ली है। सो दीज आर सम ऑफ द सर्कमस्टांसेस विच इन अ फॉरेनर कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स सिटीजनशिप, ठीक है ना। और ये तो हो गए यूपीएससी के। सिविल स्टेट सर्विसेज के लिए क्या है, क्या याद रखना है कि कौन कौन से आर्टिकल के बीच में 5 से 11 कौन से पार्ट में है, पार्ट 2, और वो नंबर, वो पार्ट याद रखना कि बाय बर्थ, वो सब। असामा अकॉर्ड कब हुआ था, डेट याद रखना, 1985। कौन कौन सी कम्युनिटीज़ और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर किस किस के कहाँ कौन कौन से देश नहीं ले सकते, एंड दीज आर 2, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। वहीं पे जो 2 हिंदू, पारसी, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियंस हैं, वो कौन, उनमें 3 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन 3 कंट्रीज़ को कि यहाँ से जो माइग्रेंट्स हैं, ठीक है ना, बस याद रखना। दैट्स इट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना भैया, ठीक है।